हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं RSLDC के तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, हमने इससे पहले वीडियोस में आपको बताया राजक्विक के बारे में, सक्षम के बारे में, और आज हम आपको बताने वाले हैं समर्थ के बारे में। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। बट प्लीज़ वीडियो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, इस समय आपके पीछे स्क्रीन पर है जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है पूरा का पूरा, वो आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो समर्थ का है। समर्थ एक तीसरी स्कीम है RSLDC की, जो अभी टेंडर लाइव चल रहा है ISMS पोर्टल का। ISMS पोर्टल के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ISMS पोर्टल पर जाकर आप ये EY भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तीनों प्रोजेक्ट की जो लास्ट डेट है वो 10 मई है, 10 मई है। अभी भी काफ़ी टाइम बाकी, आप इसको भर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत ईजी होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अपलोड करने होते हैं और फाइल हो जाता है। 1 या 2 दिन का भी काम नहीं होता है ये। तो प्रोजेक्ट में आगे चलते हैं, हम क्या क्या दिया हुआ है उसकी एक बार स्टडी हम लोग कर लेते हैं। बैकग्राउंड में ऑलरेडी वीडियोस में समझा चुका हूँ RSLDC का बैकग्राउंड क्या है, और ये MMKVY और समर्थ इनके बारे में आप स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पार्ट पर आता हूं, जो कि एलिजिबिलिटी होती है, किस तरीके से आप अपनी फर्म का, सोसाइटी का, कंपनी का किस तरीके से ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, वो हम बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली बताया हुआ है कि कौन कौन सी एजेंसीज जो है वो इसमें एलिजिबल हो रही हैं। ये सारी एजेंसीज जिनके भी नाम लिखा हुआ है, फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट, एसोसिएशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सारी जो है वो इसमें एलिजिबल होती हैं। इसके अलावा हैव बीन एक्टिव इन ऑपरेशनल कंटिन्यूअसली एनीवेयर इन द कंट्री फॉर द लास्ट कॉन्सिक्यूटिव 3 साल से आपकी जो कंपनी है या फर्म है जो भी है वो ऑपरेशनल होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। यानी आप 1 साल अगर आपने नई कंपनी सेटअप की है, नई सोसाइटी बनाई है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। कम से कम आपकी एग्जिस्टेंस को 3 साल यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इस प्रोजेक्ट को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एजेंसी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो राजस्थान में होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको स्किल कैटेगरी में जो भी मतलब अप्लाई करेगा उनको ज़्यादा प्रायोरिटी जाएगी एज कम्पेयर टू नॉन स्किलिंग कैटेगरी। स्किल कैटेगरी, नॉन स्किल कैटेगरी में आपको पहले भी समझा चुका हूँ। स्किल कैटेगरी वो जिनका पास्ट एक्सपीरियंस 3 साल का स्किल कैटेगरी में, नॉन स्किल कैटेगरी वो होती है जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्किल कैटेगरी का। आगे जाकर हम देखते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज जो है वो एलिजिबल है या नहीं है, कितना टर्नओवर होना चाहिए, उसके बारे में हम एक बार यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं यहाँ पर जो है फॉर एजेंसीज ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन स्किल डेवलपमेंट फील्ड, जो एजेंसीज जो ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है उनको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का यहाँ पर टर्नओवर बताने की ज़रूरत है। 5 लाख का एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, यानी हर साल उनको 5 लाख का शो करना है। तो एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 साल का 5 लाख हो जाता है। तो अगर आप जो है स्किलिंग कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ देखो, बहुत जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो इतना मिनिमम टर्नओवर पे आपको एलिजिबल कर देते हैं। तो इससे बेस्ट प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में नहीं हो सकता है। इफ़ यू want to work in skill development field then this is the best project for you। इससे बेहतर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है स्टार्टअप के लिए और इनिशियल लेवल पर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स डालने के लिए। इससे बेटर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको ये 5 लाख में ही एलिजिबल कर रहा है। जबकि अगर हम देखें दूसरा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देनी रहेंगी। ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। उसके बाद आपकी 90 स्टूडेंट्स की जो है, जो भी ट्रेनिंग सेंटर आप दे रहे हैं उसकी कैपेसिटी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 3 साल में ट्रेंड किए हुए यूथ का आपके पास डाटा होना चाहिए, और वो 300 से कम नहीं होना चाहिए। यानी आपने लास्ट 3 ईयर्स में 300 बच्चे ट्रेंड किए हुए हों। तो ये था हमारा कुछ के टर्नओवर के बारे में, कि अगर आप स्किलिंग कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या टर्नओवर होगा, और अगर नॉन स्किलिंग कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 50 लाख का एनुअल टर्नओवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके 50 लाख का एवरेज एनुअल टर्नओवर है 3 साल का, यानी हर साल 50 लाख रुपए अगर आप टर्नओवर है तो आप इस प्रोजेक्ट में एलिजिबल हैं। कुछ इनकी कंडीशंस हैं जो आपको जो फुलफिल करनी रहेगी, जैसे आपको इन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 3 साल के वो मांगे हुए हैं, और अगर आप जॉइंट वेंचर के अंदर आते हैं तो जॉइंट वेंचर भी आप बना सकते हैं। एनेक्सर 8 इन्होंने दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप जॉइंट वेंचर में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका टर्नओवर मान लेते हैं 1 लाख रुपए है,
लेकिन आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं जिसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर वो 17 लाख है। दोनों एक जॉइंट वेंचर बना लो और इसमें अप्लाई कर सकते हो। कंसोर्टियम एग्रीमेंट होता है एक तरीके का, कंसोर्टियम एग्रीमेंट आप बनाओ और दोनों पार्टीज फाइल कर दो, ठीक है। इसके बाद हम 5th पॉइंट में देखते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे ITI होते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, तो जितनी भी गवर्नमेंट संस्थान है वो डायरेक्टली एलिजिबल है। कुछ भी नहीं करना उनको, वो डायरेक्टली एलिजिबल है, बस फाइल करना है, ना कोई फीस लगने वाली है उनकी, ठीक है। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है एप्लीकेंट एजेंसी जो है वो MMKVY, ये जो समर्थ की गाइडलाइन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिए, और जो सफिशिएंट स्पेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स इनके बारे में है, और पूरा जो भी आपको प्रोसेस होता है कि आपको यूथ को मोबिलाइज करना है, ट्रेन करना है, प्लेसमेंट करना है, ट्रेनर को हायर करना है, एंगेज करना है, ये सारी चीज़ें इनमें लिखी हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम कि और क्या क्या आपको इस EOI में लिखा हुआ है। ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना, असेसमेंट सर्टिफिकेशन, IP कैमरास इंस्टॉल करना, ट्रेनर हायर करना, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं। आगे हमें यहाँ पर मिलता है कि प्रपोजल फ़ीस कितनी जानी। प्रपोजल फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये जा रही है यहाँ पर, और ये नॉन रिफंडेबल है। किसी भी कंडीशन में अगर आप आगे जाके बैकफुट पर आ जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये 10,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी है, ये नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगी। इसके बाद हम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पर चलते हैं। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है 1 लाख रुपीज़ है, यानी ये एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट फाइलिंग के टाइम पर आपको 1 लाख रुपीज़ का DD बनाकर इन लोगों को देना है। ये रिफंडेबल अमाउंट है, यानी अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो अमाउंट रिफंड हो जाएगा। अगर आप बीच में कहीं छोड़ देते हैं तो ये फोरफिट हो जाता है, ये जब्त हो जाता है। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं जिससे आपको पता चलता है कि EMD अमाउंट जो है वो कहाँ कहाँ पर फोरफिट होता है। तो थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग चीज़ देखते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट हर वीडियोज़ में सेम हो रही है। 50,000 रुपये की आपको PhD जमा करानी है गवर्नमेंट को। जितने भी सेंटर होंगे वो पर सेंटर आपको 50,000 रुपये जो है वो जमा कराने हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन, आपको ये 50,000 रिफंड हो जाते हैं। अगर बीच में अगर आपकी परफॉर्मेंस में कहीं भी दिक्कत आती है तो ये भी फोरफिट हो जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 23-24 है, यानी सिर्फ 1 साल का ही ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10,000 जो MOU जो भी आपका इनसे साइन होगा वो 10,000 के स्टाम्प पेपर पर साइन होगा। आगे हम चलते हैं। फंडिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फंडिंग पैटर्न को समझना कि फंडिंग पैटर्न में क्या क्या होता है वो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 6 पॉइंट चालू हो रहा है फंडिंग पैटर्न का। फंडिंग पैटर्न के बारे में आपको समझा देता हूँ। यानी 23 रुपीज़ पर आवर पर ट्रेनी इसमें दिया हुआ है। यानी कि अगर आपको कुछ 100 आवर्स का अगर कोई भी प्रोग्राम अगर आप ये चलाते हैं तो इंटू 23 कर लेना, यानी आपको पर कैंडिडेट 2300 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। अगर कोई भी आप 200 घंटे का प्रोग्राम चलाते हो यहाँ पर तो उसको भी 23 से इंटू कर लेना है, और ये यहाँ पर आपको जो है ये मिल जाता है 46, यानी 4,600 पर कैंडिडेट या 2,300 पर कैंडिडेट। इसी हिसाब से अगर आप 500 वाला घंटे का अगर कोई कोर्स चलाते हो तो उसको भी 23 से इंटू कर लेना है, और जो भी आपका आएगा वो उतना अकॉर्डिंग आपका पर कैंडिडेट जो है उसका आपको गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा 15 रुपीज़ आर पर ट्रेनी इन केस ऑफ जेल इनमेट, जुवेनाइल होम, नारी निकेतन। अगर आप ये प्रोजेक्ट को अगर जेल इनमेट्स के लिए करते हैं या नारी निकेतन के लिए करते हैं या जुवेनाइल होम के लिए करते हैं, जो बाल गृह होते हैं जो उनके अंदर अगर ये वाला प्रोजेक्ट चलाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो मिल रही है यहाँ पर 15 रुपीज़ पर आवर मिल रही है, या 23 रुपीज़ पर आवर है या 15 रुपीज़ पर आवर है। ठीक है, 40 रुपीज़ अगर आपको तब मिल रहे हैं जब आप ये प्रोग्राम जो है PSA, PWD, ट्रांसजेंडर, बेगर्स, क्लीनर्स, जो बेगर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, या फिर जो ट्रांसजेंडर होते हैं, या फिजिकली जो स्पेशली एबल्ड लोग जो होते हैं, अगर उनके लिए अगर आप ये प्रोजेक्ट चलाते हैं और उन्हीं को एडमिशन देते हैं और चलाते हैं तो इसमें आपको जो रेट मिल रही है वो 40 रुपीज़ मिल रही है, जो काफ़ी 23 और 15 रुपीज़ से कहीं ज़्यादा है। तो इनको मतलब मोबिलाइजेशन में तो थोड़े से चैलेंजेस आते ही हैं, लेकिन फिर भी रेट्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप यही सेंटर जो है रेजिडेंशियल चलाते हैं तो रेजिडेंशियल सेंटर चलाने के भी हमारे पास स्पेशल रेट्स है। वाई कैटेगरी के लिए हमें जो मिल रहा है वो 250 रुपीज़ मिल रहा है, जेड कैटेगरी के अंदर अपन को 200 मिल रहा है, और रूरल एरिया में अपन को 175 मिल रहा है। ये पर डे के हिसाब से आपको गवर्नमेंट देती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको कैलकुलेशन करनी है कि किस तरीके से आपको जो है प्रोजेक्ट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। 10 मई 2023 जो है इसकी लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर 10 मई, और शाम को 6 बजे तक, यानी 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट अप्लाई होना है वो SSO ID की मदद से होना है। सबसे पहले आपको SSO ID पर लॉगिन करना है, वहाँ जाकर RSLDC का ISMS पोर्टल पर आपको जाना है और वहाँ जाकर ये UI आपको फिल करनी है। ठीक है,
यहाँ कुछ एनेक्शर्स दिए हुए हैं, प्रपोजल किस तरीके से फाइल करना है, आपको कवरिंग लेटर लगाना है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट एनेक्शर 2 लगाना है, एनेक्शर 3, एनेक्शर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो चीज़ें हैं, ये जैसे ही आप प्रोजेक्ट जो फाइल करेंगे तो ये सारे एनेक्शर आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये एप्लीकेशन जो आपके पास एनेक्शर जो है ये कंप्लीट है तो आपको मैक्सिमम टाइम 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में आप अपना फॉर्म जो है टेंडर है वो फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। रोल ऑफ ट्रेनिंग पार्टनर है, आपको पढ़ लेने की ज़रूरत है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ इश्यूज़ या वो नहीं है जो हम लोग इसमें समझें। बाकी कुछ क्लॉज दिए हुए हैं इसमें और ये कुछ चेकलिस्ट दी हुई है। चेकलिस्ट को ज़रूर आप एक बार पढ़ लें कि किस तरीके से ये आपको भरना है, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वहाँ पर अपलोड करने हैं। तो ये था हमारे जो समर्थ जो प्रोजेक्ट की जो EOI थी वो ये था। इसके लिए आपको मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप सभी लोग भी इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करें क्योंकि इससे सुनहरा अवसर जो है वो आपको नहीं मिल सकता स्किल प्रोजेक्ट अप्लाई करने का। अगर आप स्किल प्रोजेक्ट फील्ड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट। इससे आपको कम एलिजिबिलिटी वाला जो प्रोग्राम है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आप अभी से, जिन लोग जो अपनी प्रोफाइल तैयार करके बैठे हुए 2-3 साल से और एक प्रोजेक्ट की सोच रहे हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट अप्लाई करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट। आप इस चीज़ के लिए अगर कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेरे नंबर हैं, स्क्रीन पर भी मेरे नंबर्स आते हैं, उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, कमेंट हमें आप कर सकते हैं, ईमेल हमें कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरीके के आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।